भारत के लोग अपनी आजादी की लड़ाई 1857 से लगातार लड़ते आ रहे थे, लेकिन 1947 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना पड़ा। बोस एन इंडियन समुराई। इस बुक में ऑथर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल न्यायमूर्ति पीबी चक्रवर्ती के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया है। जब एटली से पूछा गया कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले पर महात्मा गांधी का कितना इन्फ्लुएंस रहा, तो एटली का जवाब आया, मिनिमल। ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करने के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत को कई सालों तक गुलाम बनाए रखा। इस समय इंडियंस पर अनगिनत अट्रॉसिटीज और सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस करी गई। हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम जैसी रेवेन्यू पॉलिसीज लागू करने से लेकर भारत में मास एग्जीक्यूशंस, पब्लिक हैंगिंग्स, विलेज बर्निंग्स और जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे क्राइम्स ओपनली करवाए जाते थे, और जो भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते उन्हें अल्टीमेटली फांसी की सजा तक दे दी जाती थी। भारत को आजादी दिलाने में लाखों इंडियंस का योगदान है, और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की आजादी के पीछे एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन शामिल हैं। इन रीजंस को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और आजादी से पहले के भारत को समझना पड़ेगा। ये आइकॉनिक स्लोगन तो आपको याद ही होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 4 जुलाई 1944 बर्मा में आजाद हिंद फौज को एड्रेस करते समय नेताजी ने ये नारा दिया था। उनका मानना था कि फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन, और इसीलिए नेताजी अंग्रेजों के खिलाफ हिंद की सेना को मजबूत कर रहे थे। लेकिन इस विचारधारा के विपरीत महात्मा गांधी देशवासियों को नॉन वायलेंस के रास्ते आजादी दिलाने के पक्ष में थे। यहाँ एक सवाल तो आपके मन में जरूर आएगा, क्या भारत को सिर्फ नॉन वायलेंस के रास्ते से ही आजादी मिली? अंग्रेजों ने भारतीयों पर अनगिनत अत्याचार करे, और एज पर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट 165 मिलियन इंडियंस डाइड ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन पीरियड। क्लियरली इतने भयानक एनिमी को सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्चेस करके तो नहीं हराया गया होगा। भारत को आजाद कराने के पीछे ना सिर्फ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस शामिल हैं, बल्कि एक बहुत बड़े नायक और उनकी बनाई आजाद हिंद फौज का योगदान भी शामिल है, और वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी और नेताजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा से रहा, और इसी कारण 1938 में जब नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत के आए, तो गांधी जी और उनके सपोर्ट वाले पार्टी लीडर्स इसके अगेंस्ट रहे, जिसकी वजह से नेताजी को पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भगवत गीता अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए एक प्रेरणा का बड़ा स्रोत थी। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं, उनके राष्ट्रवादी विचार और समाज सेवा और सुधार पर उनके जोर ने सुभाष चंद्र बोस को उनके युवा दिनों से ही प्रेरित किया था। इसके अगेंस्ट गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बात करें तो वह पूरी तरह से नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी। साल 1921 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद नेताजी ने इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद 1927 में उन्होंने बतौर जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने की वजह से जेल भी गए। 1933 और 37 के बीच नेताजी ने यूरोप में ट्रैवल करके काफी इंफॉर्मेशन गैदर करी और अपनी रिसर्च के साथ एक बुक भी लिखी, द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी को यूरोप में इंडियन सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी द्वारा पूरा सपोर्ट भी मिला। भारत वापस आने के उपरांत 1938 में बोस वाज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ओवर गांधी जी's प्रेफरेंसेस, लेकिन गांधी जी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1943 में आजाद हिंद फौज को रिवाइव किया। सन 1939 और 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जिसमें दुनिया के सभी बड़े छोटे देश 2 मिलिट्री अलायंसेस में बंट गए। पहली अलायंस में ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे देश शामिल थे, और दूसरी अलायंस में थे जर्मनी, इटली और जापान। हालांकि ब्रिटेन की कॉलोनी होने के कारण भारत भी इस वॉर में शामिल रहा। इसी बीच जापान में रास बिहारी बोस जी ने साउथ ईस्ट एशिया के देशों में रहने वाले इंडियंस के सपोर्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सेटअप किया।
रास बिहारी बोस एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जो दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1912 में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के असैसिनेशन में शामिल थे। साल 1941 तक जापान ने ब्रिटिश आर्मीज को डिफीट करके ऑलमोस्ट साउथ एशिया के सभी कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया था और जापानीज की तरफ से इंडियंस को प्रोत्साहित किया जा रहा था टू जॉइन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसी समय नेताजी भारत को आजाद कराने के लिए नाटसी जर्मनी पहुंचे, जहां उन्हें जर्मन्स की तरफ से पूरा सपोर्ट भी देखने को मिला। और तो और जर्मन फंड्स की मदद से बर्लिन में एक फ्री इंडिया सेंटर भी ओपन किया गया। साल 1942 में बोस दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के इच्छुक हो गए, जहां जापान ने हाल ही में जीत हासिल करी थी और इसके लिए उन्होंने हिटलर के साथ मुलाकात में एक सबमरीन अरेंज करवाने की बात करी। हिटलर ने नेताजी के लिए जर्मन सबमरीन अरेंज भी करवाई, जिसके बाद 1943 में नेताजी अपने परिवार के साथ जापान पहुंचे।